Hello everyone, welcome to the St. Peter's Law Academy, and today we are going to discuss a very landmark judgment, and the judgment name is State of Madras versus Champakam दोराय राजन। अगर हम बात करें जुडिशरी के एग्जाम्स में इनकी, तो फिर वो चाहे आपका प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो या फिर आपका इंटरव्यू प्रोग्राम है, ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराय राजन का जजमेंट, और मोस्टली प्री जुडिशरी में काफी बार पूछा जाता है इस जजमेंट के नाम को। ठीक है, तो आज हम इस जजमेंट के फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे और इसके पीछे का क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है वो हम अच्छी तरह से इसको डील करेंगे। ओके, तो एक थोड़ा सा फैक्ट के साथ चलते हैं केस के। हुआ क्या था 1927 में स्टेट ऑफ मद्रास, उस समय प्रोविंस, तो वहां पर एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को पास किया गया था 1927। रिमेंबर इट, 1927 एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया और इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर ने यह कहा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर चाहे उसमें इंजीनियरिंग की सीट हो या फिर उसमें मेडिकल की सीट हो, उसमें आपको क्या दिया जाएगा, बाय कास्ट आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, चंपाकम दोराय राजन, याद रखना चंपाकम दोराय राजन इज अ लेडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब तक ये नहीं पता है कि इज अ लेडी और अ मैन, तो इसलिए चंपाकम दोराय राजन ने क्या किया, 1950 में एक पिटीशन फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में। और चंपाकम दोराय राजन का कहना था कि ये जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है 1927 का, इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, एंड द फंडामेंटल राइट्स आर आर्टिकल 15 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लोज 2। सो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का जजमेंट आया और हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने क्या कहा, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का कहना था कि बिल्कुल सही बात है कि जो गवर्नमेंट कम्युनल ऑर्डर है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, और उन्होंने अपना जजमेंट डिलीवर किया इन द फेवर ऑफ द चंपाकम दोराय राजन। इज इट क्लियर? तो यहां पर चंपाकम दोराय राजन ने केस को जीत लिया, उनके फेवर में जजमेंट पास हुआ। ओके, अब स्टेट ऑफ मद्रास क्या करता है, इस जजमेंट की अपील करता है, और वो कहां करता है, वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, और यहां से ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी जुडिशियल एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, आइए इसको समझते हैं जजमेंट को। चलिए, श्रीमती चंपाकम दोराय राजन आर्ग्यूड दैट द डिनायल ऑफ द एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट violated her fundamental rights under Article 15 Clause 1 and Article 29 Clause 2 of the Constitution। श्रीमती चंपाकम दोराय राजन का कहना था कि आपने जो मेरी कास्ट के बेस पर मुझे एडमिशन देने के लिए मना किया है, डिनाई किया है, वो मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लोज 2 को वायलेट करता है। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द श्रीमती चंपाकम दोराय राजन जजमेंट। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुआ तो श्रीमती चंपाकम दोराय राजन के पास दो डिफेंस थे, पहला आर्टिकल 15 क्लोज 1 और दूसरा आर्टिकल 29 क्लोज 2, क्योंकि दोनों ही आर्टिकल आपको क्या करते हैं, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करने से मना करते हैं कि आप कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और यही हुआ था, मद्रास क्या कर रहा था, कास्ट के बेस पर एडमिशन प्रोवाइड करा रहा था। तो बात तो सही थी चंपाकम दोराय राजन की। ठीक है, तो अब यहां पर स्टेट ऑफ मद्रास भी पिक्चर में आ गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने डिफेंस लिया आर्टिकल नंबर 46, और क्या कहा स्टेट ऑफ मद्रास ने, स्टेट ऑफ मद्रास का कहना था कि द स्टेट विद प्रोमोटिंग विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, हम उनके लिए स्पेशल लॉ बना सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन को। सो यस, वी हैव अ पावर टू मेक अ लॉ टू द प्रमोशन ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मद्रास। सो नाउ हियर इज अ डिफेंस ऑफ द आर्टिकल नंबर 46 रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मद्रास। सो नाउ हियर इज अ कन्फ्लिक्शन ऑफ फंडामेंटल इंटरेस्ट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिसी। हु इज सुप्रीम, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। याद रखना, जब भी आप इन दोनों के कन्फ्लिक्शंस को पढ़ते हैं या इन दोनों के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहला जजमेंट लिखना होता है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोराय राजन का जजमेंट, क्योंकि यही वो जजमेंट था जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश किया, क्योंकि यहां पर कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो चुका था। श्रीमती चंपाकम दोराय राजन का कहना था कि आई हैव फंडामेंटल राइट्स,
और वही स्टेट ऑफ मद्रास का कहना था आई हैव ऑल्सो अ लॉ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 46 द स्टेट कैन मेक अ लॉ. सो नाउ हु इज सुप्रीम एंड हु इज राइट, द स्टेट ऑफ मद्रास और श्रीमती चंपाकम दोराय राजन? आइए देखते हैं. The state of Madras further argued that Article number 46 under Part 4 enforceable by any law of the court fundamental for the governance of the country. Okay, so now the next is the Supreme Court held that the communal government order constituted a violation of the fundamental right guaranteed to the citizen of India by Article 29 Clause 2 and was therefore void under Article number 13. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था 1927 का, वो क्या है? इट्स अ वॉइड बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रीच करता है या उनके डेरोगेट में बनाया जाता है, सो देन इट इज अ वॉइड. तो इसलिए जो बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आपने जो बनाया था कॉम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, नाउ इट्स अ वॉइड एंड इट्स अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29 क्लोज. Okay, a citizen who seek admission in any educational institution, she cannot be refused admission only on the ground of religion, race, caste, language or any of them. If the admission is denied only on such grounds that amounts to a breach of her fundamental right. अगर आप इन ग्राउंड्स पर रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, इन्हीं किन्हीं भी ग्राउंड्स पर आप क्या करते हैं, किसी की भी एडमिशन को डिनाई करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप उसके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो द सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इट मींस दैट डीपीएसपी laid down in part number 4 of the constitution cannot, very important, focused on that point, cannot in any way override or abridge the fundamental rights guaranteed by part first. कभी नहीं. पार्ट नंबर 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, एंड दैट द फंडामेंटल राइट्स व्हिच प्रोवाइड्स द पार्ट नंबर 3 of the constitution. A clear and cut judgment of the Supreme Court. Who is the supreme in the judgment? Shrimati Champakam Dorai Rajan. The rights of the Shrimati Champakam Dorai Rajan. Article number 15 clause 1 and article 29 clause 2. And the Supreme Court held that a directive principle of the state policy cannot override the fundamental rights which is provided by the part 3 of the Constitution of India. Is that clear? So the next, very important, इसका जजमेंट का इंपैक्ट क्या रहा? वेरी इंपोर्टेंट, इस जजमेंट का इंपैक्ट क्या रहा? इंपैक्ट ऑफ द जजमेंट. सो द चंपाकम दोराय राजन केस along with the रोमेश थापर केस necessitated constitutional amendment. और रोमेश थापर का जजमेंट और श्रीमती चंपाकम दोराय राजन का जजमेंट रीजन बना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का. कई बार प्री में पूछा गया है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसका बेस क्या था, कौन से जजमेंट उसका बेस बने? तो याद रखना, श्रीमती चंपाकम दोराय राजन का जजमेंट और रोमेश थापर का जजमेंट. रोमेश थापर का जजमेंट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट किस वजह से हुआ? श्रीमती चंपाकम दोराय राजन के जजमेंट की वजह से. ठीक है, और फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ और वो हुआ आर्टिकल नंबर 15 में क्लोज 4 को ऐड किया गया. आर्टिकल नंबर 15 में क्लोज 4 को ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड द जजमेंट इनटू द फेवर ऑफ श्रीमती चंपाकम दोराय राजन. दैट्स द पार्लियामेंट announced a first constitutional amendment in the constitution. Okay, so now here is the history of Shrimati Champakam Dorai Rajan versus State of Madras. अच्छी तरीके से इस जजमेंट को पढ़ना, अपने नोट्स बनाना, एंड इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर द प्री एंड द मेंस एग्जाम बोथ. ओके, नेक्स्ट जजमेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रोमेश थापर जजमेंट, वेरी लैंडमार्क जजमेंट. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.